कल हम लोग बात कर रहे थे आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के उपरांत न्यायालय अपेक्षा करेगा अभियुक्त से कि वो या तो दोष को स्वीकार कर ले और या दोष से इनकार कर दे। लेकिन किसी की भी कोई अपेक्षा, चाहे वो भगवान की ही क्यों ना हो, आदमी पूरी करेगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। अभी अनेकों उदाहरण हमने आपको दिए कि हम अपेक्षा कर रहे हैं, आपके घर वाले अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित आप नहीं कर रहे हैं। यह आपका स्वभाव बन चुका है, और यह आपका ही नहीं, ये मानव मात्र का स्वभाव है कि वो अपेक्षित करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपेक्षा कौन कर रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। तो न्यायालय बहुत छोटी चीज है। जब ईश्वर द्वारा अपेक्षित आप नहीं कर रहे तो न्यायालय, वो तो मानव निर्मित प्राधिकारी है, इससे कोई आवश्यक नहीं न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर जो अभियुक्त है वो दोषी होने के अभिभाग को कर ही देगा, और या फिर निर्दोष होने के अभिभाग को कर ही देगा। हो सकता है वो शांत खड़ा रह जाए, हो सकता है वो कुछ भी न कहे, और अगर उसने दोषी होने का अभिभाग कर भी दिया तो हम लोगों ने कल देखा था कि उस दोषी होने के अभिभाग पर न्यायालय विश्वास करे। ऐसा न्यायालय से अपेक्षित नहीं था, बल्कि न्यायालय से अपेक्षित था कि स्वविवेकानुसार वो अपने विवेक का प्रयोग करे और अगर उचित जाने तो उसे दोष सिद्ध कर दे। लेकिन अगर अनुचित जानता है तो उसे दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए, और सही स्थिति यही है कि उसे दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अल्टरनेटिव एफिक्यूअस रेमेडी उपलब्ध है। अभी 226 में जब प्रोसिक्यूशन ने यह बताया कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन के पास अमुक अमुक साक्ष्य है और वो अपने अमुक अमुक साक्ष्य की सहायता से इस व्यक्ति के दोष को सिद्ध कर सकता है, तो फिर हम इससे यह अपेक्षा क्यों करें कि यह दोषी होने का अभिभाग कर ले। हां, वो स्थितियां अलग है कि मालूम पड़ा जो प्रोसिक्यूशन के साक्षी थे वो इसी बीच सबके सब मर गए। यह कोई ऐसी स्थिति बन गई कि वो साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गए, और अभियुक्त का अपराध इतना जघन्य है कि ऐसा लगता है कि उसने आत्म प्रेरणा से ग्लानि अनुभव करके अपने दोष को स्वीकार कर लिया होगा। तो आप अगर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर भी रहे हैं तो संभवतः कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आपको यही करना चाहिए कि उसे स्वविवेकानुसार नहीं, प्रोसिक्यूशन द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब एक सुरक्षित रास्ता यह हमारे पास उपलब्ध है तो हम खतरनाक रास्ते पर क्यों चलें? यह बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए यह ठीक है कि 252 इसमें दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध कर देने का हक न्यायालय को मिला है, लेकिन जो हक आपको मिले उन हकों का आप उपयोग जरूर करें, ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर दोष सिद्ध न्यायाधीश को नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम जुडिशरी का मत आया है। और चलिए, आप दोष सिद्ध कर भी रहे हैं तो उसने जिन शब्दों में अभिवाद किया, आप ठीक उन्हीं शब्दों में उस अभिवाद को लेखबद्ध करिए, ताकि कोई ये न कह सके कि आपने उसके दोषी होने के अभिभाग को अभिलिखित नहीं किया था, बल्कि आपने अपने ही दोषी होने के अभिभाग को अभिलिखित किया था, जो कि आपने बता दिया कि अभियुक्त के द्वारा किया गया था। यदि अभियुक्त रिमोट एरियाज का रहने वाला है तो उसकी भाषा डेफिनेटली वैसी ही होगी जैसी रिमोट एरियाज के लोगों की होती है।
अगर जो अभिवाक्य लेखबद्ध हुआ वो अंग्रेजी या सुसंस्कृत भाषा में है तो निश्चित तौर पर वो अभियुक्त का है, ये नहीं कहा जा सकता। तो आपको ठीक उसी भाषा में अभिलिखित करना चाहिए, और साथ ही अगर आप दोषी होने का विभाग पर दोष सिद्धि कर रहे हैं तो कारणों को अभिलिखित करेंगे आप। क्यों कर रहे हैं, क्यों आपने उचित जाना कि साक्ष्य की अवेलेबिलिटी होते हुए, भाई 226 में प्रोसिक्यूशन ने बताया है और आपने उस पर विश्वास किया, आपने उसे डिस्चार्ज नहीं किया था, आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की, तो फिर आप साक्ष्य की उपलब्धता रहते हुए उसे उसके कन्फेशन के आधार पर गिल्टी होल्ड क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका कोई कारण आप बताएंगे। तो आपसे यह अपेक्षित था कि आप कारणों को अभिलिखित करने के उपरांत ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए, एक स्थिति आ गई कि उसने दोषी होने का विभाग कर लिया, हो गई बात खत्म, लेकिन उसने कुछ न किया। जैसे ईश्वर आपसे बहुत कम अपेक्षित कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। आपके मां बाप आपसे बहुत कुछ अपेक्षित कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। तो न्यायालय कम से कम ईश्वर और मां बाप इनसे कम ही प्राधिकार किसी भी व्यक्ति पर रखेगा, क्योंकि इनका प्राधिकार स्नेह का प्राधिकार भी है और न्यायालय का प्राधिकार सिर्फ भय का या अथॉरिटी का प्राधिकार है। और स्नेह का प्राधिकार ज्यादा होता है। जब उनकी मानने को तैयार नहीं तो न्यायालय इसकी क्या ही मान लोगे। अपेक्षा की न्यायालय ने, आपने कुछ भी ना किया, तो फिर प्रोसिक्यूशन इसकी ड्यूटी है अभियुक्त अपेक्षित कार्य को करने के लिए मजबूर ये नहीं है, और यदि वो अपेक्षित कार्य को नहीं करता तो चूंकि वो मजबूर नहीं है इसलिए उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल भाव को न्यायालय धारित नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि आपको अपेक्षित कार्य न करने के लिए या अपेक्षित कार्य न करने की वजह से दोष सिद्ध किया जाता है। ऐसा प्रतिकूल इन्फरेंस ये न्यायालय नहीं निकालेगा, बल्कि फिर स्थिति आएगी 253 की, बल्कि 252 की। यदि अभियुक्त, ये सारा कुछ 251 में होगा, यह 252 में कह रहा है यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो अच्छा ठीक है, तो न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा, उसके आधार पर उसे सुविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। ठीक है, तो ये 252 में ही रहा। 253 पढ़ते हैं। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है, अभिवचन करने से इनकार कर रहा, अभिवचन करने से इनकार दो तरह से हो सकता है। मुंह से इनकार कर दे, नहीं करेंगे, उससे अपेक्षित हो कि आप बताओ आप दोषी होने का वचन करते हो या नहीं, वो कहता नहीं करते। और या फिर दोषी होने का अभिवचन करने या न करने से ही इनकार कर दे, यह भी हो सकता है, वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, इनकारी का एक ढंग यह भी हो सकता है, और इनकारी का यह ढंग दरबारी ढंग यह कहलाता है। मुंह से आप मना नहीं कर रहे हैं लेकिन कर भी नहीं रहे, और एक अयुक्त संगत समय बीत गया है तो माना यही जाएगा करना नहीं चाहते, बस मुंह से भी नहीं कह रहे हो। ठीक है, तो कहता है यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है, तीनों कामों में से कुछ भी कर दे, प्रभाव और परिणाम एक ही है। ठीक है, अभिवचन करने से इनकार कर दे या अभिवचन न करे, यानी चुपचाप खड़ा रह जाए, और या फिर विचारण किए जाने का दावा कर दे कि यह साबित करें, तो प्रैक्टिकली जो इफेक्ट होगा वो तो एक ही जैसा होगा। तो कहता है या विचारण किए जाने का दावा करता है, यह धारा 252 के अधीन सिद्ध दोष नहीं किया जाता है। चलो, उसने
दोषी होने का विवाद कर लिया था, लेकिन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार उसे दोष सिद्ध कर सकता था ना। न्यायाधीश ने ही उसे दोष सिद्ध किया जाना समुचित नहीं माना। ये चौथी दशा हो सकती है। तो कहता है या उसे धारा 252 के अधीन सिद्ध दोष नहीं किया जाता, तो न्यायाधीश अगर उपरोक्त स्थितियों में से कोई एक ये है तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के निवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी कर सकता है। यहां पे शब्द आए कर सकता है। कहता है ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और द थिंग, कहता है एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और एप्लीकेशन शब्द जहां आ जाता है वहां आपके मनों में बड़े भाव उठने लगते हैं कि साहब इसका मतलब लिखित प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। एप्लीकेशन का अर्थ सिर्फ प्रार्थना ही है, प्रार्थना पत्र ही है। ये लिखित होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन ही है, ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। जो न्यायाधीश है वो किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर, और साक्षी दो तरह का हो सकता है एविडेंस एक्ट के मुताबिक। ऐसा साक्षी भी साक्षी ही कहलाएगा जो दस्तावेज ये प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधीश के समक्ष या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, और वो व्यक्ति भी साक्षी ही कहलाएगा जो मौखिक कथनों को करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। क्यों? न्यायालय अब अपेक्षा कर रहा है ना, न्यायालय आहूत कर रहा है, सम्मन कर रहा है व्यक्ति को साक्षी के तौर पर। तो न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर कोई भी व्यक्ति अगर जांचाधीन विषय के संदर्भ में कोई भी लिखित या मौखिक कथन करेगा तो उसे साक्षी ही कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, ठीक है, भाषा में। तो यहां अब अभियोजन साक्षी इसके लिए अगर आवश्यकता है तो अभियोजन के निवेदन पर क्या करेगा? हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका, और आदेशिकाएं ये आपने देखी थी, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की, ये सारी आदेशिकाएं थी। और यहां कोई विशेष आदेशिका नहीं बताई उन्होंने कहा कोई आदेशिका। इसका मतलब ही सीधे निकल आया कि कोई भी आदेशिका। इसका यह भी मतलब निकल आया कि ऐसा सोचना व्यर्थ है कि वारंट या 82 की उद्घोषणा या 83 की कुर्की सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त के विरुद्ध होगी। ये किसी के भी विरुद्ध होगी, और ये साक्षी के विरुद्ध भी होगी। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति न्यायालय ने किसी भी कारण से अपने समक्ष अपेक्षित की है, अगर वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसे विवश कर देने के लिए कोई आदेशिका ये न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। और आदेशिकाओं के जितने प्रकार हैं उनमें से किसी भी एक प्रकार की आदेशिका ये जारी हो सकती है। तो यहां पर कोई आदेशिका ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ये कोर्ट जारी करेगा। और सेक्शन क्लियर कह रहा है कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद दोषी होने का अभिवचन करने की अपेक्षा ये तो आप तत्काल कर सकते हैं, और अगर उसने अपेक्षित कार्य किया नहीं किया, जो भी स्थिति रही, आपने दोष सिद्ध यदि उसे नहीं किया तो ये सारे काम आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के साथ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अभियोजन साक्ष्य के प्रस्तुत होने का सवाल है, इसके लिए बीच में गैप ये रहेगा ही रहेगा। आप उसी दिनांक पर जिस दिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे उस दिन अभियोजन का साक्ष्य नहीं ले सकते, भले ही
अभियोजन साक्षी उपस्थित हों, तब भी नहीं होगा। इसीलिए आप कोर्ट में देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि गलती हो गई है, विटनेसेस आहूत होकर आ गए और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुई नहीं, तो कोर्ट कहता है आज चार्ज फ्रेम करेंगे, और चार्ज फ्रेम करने के बाद डेट लगती है, भले ही अभियोजन साक्षी उपस्थित हैं, उनका साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मामला बेहद सीरियस है। सेशन के समक्ष उन वारंट मामलों का ट्रायल चलेगा जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कुछ भी हो सकता है। तो बचाव का अवसर नहीं, बचाव का समुचित अवसर यह मिलना चाहिए, उसे तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा, यह कहा उसने, तारीख नियत करेगा। द डेट विल बी फिक्स्ड बाय द जज। यू विल नॉट परमिट, आप इसकी अनुमति नहीं देंगे कि अभियोजन साक्षी उपस्थित है तो इधर चार्ज फ्रेम करो, इधर अभियोजन साक्षियों की परीक्षा ये शुरू कर दो, ये नहीं होगा। अभियोजन साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख ये नियत करेगा, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि तारीख नियत कर दी है और मानिए साक्षी उपस्थित नहीं है, तो अभियोजन के निवेदन पर किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के लिए अगर अभियोजन निवेदन करता है तो प्रोसेस जारी कर सकता है। अगर अभियोजन निवेदन नहीं करता तो प्रोसेस को जारी करने की कोई जरूरत नहीं, अभियोजन अपने साक्ष्यों को बिना प्रोसेस जारी कराए भी परीक्षित करा सकता है, ठीक है ना। अभियोजन अपने साक्ष्यों को न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन के आधार पर ही बुलाए और परीक्षित कराए, ऐसा नहीं लिखा है। हां, यह ठीक है कि अगर अभियोजन के जो दस्तावेज हैं, यानी जो अभिलेख हैं अभियोजन के, जिसमें पुलिस रिपोर्ट भी शामिल है और ऐसा प्रत्येक दस्तावेज शामिल है जिसकी प्रतिलिपि उसे अंतर्गत धारा 207, जो अब अंतर्गत धारा 230 हो गई, अभियुक्त को दी गई थी, अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम साक्षी के तौर पर उल्लिखित नहीं है और उसे अभियोजन प्रस्तुत करना चाहता है, तो एक सूचना और एक अनुमति यह न्यायालय से अवश्य लेनी होगी, लेकिन यह अनुमति लिखित में ली जाए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर न्यायालय ने आपत्ति नहीं की तो यह माना जाएगा कि विवक्षित अनुमति हो गई। आप मेरे घर में घुसा है, हमने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मेरी अनुमति है। इसलिए कई बार वहां बड़ा लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन हमारे पिछले साहब तो ये साहब थोड़ा वैसे हैं, अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन हमारे पिछले साहब बिल्कुल हमारे जैसे थे। वो कहते थे जरूरत क्या है, जब हम बैठे हैं मेरे सामने डिपोज होने लगा, हमने कुछ नहीं कहा तो मेरी अनुमति हो गई, बात खत्म। भाई जरूरत कहां बची है? जैसे ये लिखा है कि मान लीजिए किसी मामले में विलंब को क्षमा कर देने की ताकत न्यायालय में है और न्यायालय ने बस आदेश नहीं लिखा कि विलंब को क्षमा किया जाता है, लेकिन उसने सुनवाई कर ली। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आदेश का अभिलेखन नहीं हुआ, बाकी न्यायालय ने क्षमा कर ही दिया है विलंब को, क्योंकि यदि क्षमा न करता तो सुनता कैसे? उसने सुन लिया। तो फॉर्मली आर्डर औपचारिक तौर पर सिर्फ विलंब क्षमा का आदेश संबंधित अभिलेख पर नहीं है, लेकिन यह कैसे माना जा सकता है कि क्षमा विलंब नहीं किया है, क्योंकि वो तो सुन लिया। तो इसलिए यह ठीक है कि अभियोजन उन साक्षियों को जिनके नाम उन दस्तावेजों में उल्लिखित हैं साक्षी की हैसियत में,
उनको बिना न्यायालय द्वारा आहूत किए भी साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि लिखा है कि आदेशिका जारी कर सकता है। इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है अगर जारी करने की तो नहीं भी करेगा। लेकिन हां, अगर किसी व्यक्ति का नाम उल्लिखित नहीं है, उसे प्रस्तुत करना है, तो एक अनुमति ले ली जाती है, और यह अनुमति अभिव्यक्त और विविक्षित दोनों हो सकती है। आप इसके बाद कहता है कि अभियोजन के लिए साक्ष्य। अब जब नियत की गई तारीख पर जो साक्षी है वो उपस्थित होगा, तो साक्ष्य का अभिलेखन ये होगा ही होगा, और साक्ष्य के अभिलेखन के निश्चित प्रकार के ढंग हैं। साक्ष्य उस ढंग से नहीं अभिलिखित होगा जैसे आप परीक्षा में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विधायिका ने तरीका बताया है कि साक्ष्य का अभिलेखन किस ढंग से होगा, और प्रत्येक विचारण में यह तरीका उसने बताया है कि साक्ष्य का अभिलेखन कैसे होगा। सम्मन मामले में साक्ष्य का अभिलेखन, वारंट मामले में साक्ष्य का अभिलेखन, और सेशन मामले में साक्ष्य का अभिलेखन। 274 सम्मन मामले में साक्ष्य का अभिलेखन किस प्रकार होगा यह बताती है। 275 वारंट मामले में साक्ष्य का अभिलेखन किस प्रकार होगा यह बताती है। 276 सेशन मामले में साक्ष्य का अभिलेखन कैसे होगा यह बताती है, और 276 में ही यह बताया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन कोड किए हमने सारे, बीएनएसएस में आप देख लेंगे। 276 सेशन मामले में साक्ष्य का अभिलेखन तो बताएगी ही, साथ ही यह भी बताएगी कि साक्ष्य के अभिलिखित होने के उपरांत वह साक्षी को सुनाया जाएगा, और साक्षी अगर आपत्ति करता है कि उसने जो कहा वो नहीं लिखा गया, अर्थात साक्ष्य गलत हो गया है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और वहां जो प्रक्रिया अपनाने की बात की है, दोनों विकल्प न्यायालय को दिए हैं, क्योंकि साक्षी झूठ भी बोल सकता है। प्रक्रिया संपूर्ण और समुचित तभी कही जाती है जब हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाए। होने को कुछ भी हो सकता है। जो न्यायालय का अधिकारी या पीठासीन अधिकारी है, जो साक्ष्य का अभिलेखन कर रहा था, वह दुराशयवश या स्वाभाविक गलती करते हुए साक्ष्य को गलत अभिलिखित करते, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि वो उसने साक्ष्य को बिल्कुल ठीक लिखा, और यह आदमी, इनके वकील साहब ने बता दिया कि तुमने तो यह कह दिया और ये तो तुम्हारे मामले के लिए फैटल है, तो अपने साक्ष्य को सुधारने के लिए मिथ्या आरोप लगाए कि साक्ष्य गलत लिख लिया गया है, हमने ये कहा ही नहीं। बातें दोनों हो सकती हैं, और विश्वास किसी पर करना पड़ेगा। तो न्यायालय को यह दिया गया है 276 में कि अगर जो साक्ष्य का अभिलेख तैयार हुआ है उसकी शुद्धता, इसको प्रतिवादित किया जाता है साक्षी के द्वारा, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोनों विकल्प न्यायाधीश के पास रहेंगे। वो चाहे तो साक्षी के बताए अनुसार अभिलेख को शुद्ध कर दे, और चाहे तो जो लिखा है उसे ऐसे ही लिखा रहने दे, और वो भी वहां पर लिख दे जो साक्षी बता रहा है। वो भी लिख दिया, दोनों बातें लिख दी, ठीक है, कि ये मेरे अनुसार इन्होंने कहा, लेकिन ये बाद में ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा, ठीक है। दोनों बातें वहां लिख दी जाए, और ये बात पूरी नहीं होगी, ये बात पूरी नहीं हो सकती जब तक कि धारा 280 में जो कुछ कहा गया वो ना आ जाए। धारा 280 में यह कहा है कि साक्षी की जो भावभंगिमा है साक्ष्य देते समय, अगर न्यायालय आवश्यक समझे तो वो भी लिख दे कि ये इस भावभंगिमा के साथ
साक्ष्य दे रहे थे, और ये 280 हर प्रक्रम पर उपलब्ध रहेगी। यानी अगर आपने इस ढंग की बात कही तो लिखा जा सकता है कि साहब पहले ये कुछ नहीं बोले, इनकी हमारा पेशकार बोल बोल कर लिखा रहा था और इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, और बाद में जब कंप्लीट हो गया फिर ये बाहर गए, वकील साहब से बात की और आकर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। ये भी लिखा जाता है, ठीक है, इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। और मानिए साक्ष्य की शुद्धता को प्रतिवादित नहीं करता, किंतु वो जिस भावभंगिमा के साथ साक्ष्य दे रहा है उससे बिल्कुल दिखाई दे रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप चेहरे पर आपके जो भाव आते हैं वो आपके हृदय की सूचना ये दे रहे होते हैं। और ये विचारण न्यायालय को ही सुविधा है कि वो साक्षी को प्रत्यक्ष साक्ष्य देते हुए देखता है। ये अपीलेट कोर्ट के पास फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपीलेट कोर्ट के निर्देशन के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, वो सिद्धांत यही है कि अपीलेट कोर्ट को नॉर्मली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारण न्यायालय को साक्ष्यों को देखने की सुविधा होती है, जो सुविधा अपीलेट कोर्ट के पास नहीं है। और देखकर बहुत कुछ जाना जा सकता है। हमने सुबह भी कहा था कि अभिव्यक्ति वो सब नहीं हो सकता, सब कुछ अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जो कुछ आप अनुभव करते हो उस सबको अभिव्यक्त कर पाओ, ये असंभव है। आप जो कुछ अनुभव कर रहे हो उसका बहुत थोड़ा अभिव्यक्त कर सकते हो, और उस अभिव्यक्ति के आधार पर कोई उस अनुभव को अनुभव करने की प्रेरणा ले सकता है जिस अनुभव की अभिव्यक्ति आप कर रहे हो। लेकिन अनुभव पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त हो जाए ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। कैसे आप अभिव्यक्त कर दोगे? आप जरा एक बार देखो तो, अपने में झांको। आप चाहे जितना कह दो, चाहे जितना बोलो, लेकिन जब आप चुपोगे तो आपको लगेगा वो तो कह ही नहीं पाए जो कहना चाहते थे, वो तो अभी तक बोल ही नहीं पाए, उसे बोलने का कोई तरीका नहीं है। और इसीलिए भगवान को जिन्होंने जाना है वो ये बता नहीं पाए कि भगवान है या नहीं है तो कैसा है, या उसे प्राप्त करने के बाद क्या अनुभव होता है, क्योंकि वो अनुभव की बात है, वो कहने की बात नहीं है। और इसीलिए मूर्ख टाइप के लोग जो कहते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, तुम देखने योग्य बनोगे तो ये निवेदन करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी कि दिखाओ, वो खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम देखने योग्य नहीं हो तब तक कोई दिखाना भी चाहे तो दिखा नहीं सकता। तो जो कुछ कहा जा सकता है उतना ही कहा जा सकता है, उससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो विचारण न्यायालय है वो अधिक अच्छा निर्णय करता है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन अपीलेट कोर्ट उतना बेहतर नहीं कर सकता क्योंकि वो देखता नहीं है। तो जब एविडेंस की रिकॉर्डिंग होगी तो 280 की ताकत हर वक्त विचारण न्यायालय को रहेगी, और वो साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां अंकित कर सकता है। भाव भंगिमा यानी जैसे आपसे पूछा गया उम्र बताओ, ये घटना आज से कई साल पहले हुई, अब तुम सोच रहे हो खड़े खड़े, और जबकि तुम खूब पढ़े लिखे हो, एमएससी पास हो। एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, अनपढ़ पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, वो सोच सकता है। आपको तो याद ही होगा, ठीक है, आपसे कोई सवाल किया गया,
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, वो मुस्कुराहट को सूचना दे रही है। अगर संदर्भ, जिस संदर्भ में आप साक्ष्य देने आए हो, वो प्रसंग दुखद है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ कैसे रही है? इसका मतलब है कि आपके साथ वो घटना घटी नहीं, क्योंकि अगर घटी होती तो निश्चित चेहरे पर दुख आ गया होता, निश्चित चेहरे पर विषाद होता। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट सूचना दे रही है कि आप दूसरे को फंसा रहे हो और अपनी स्मार्टनेस पर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हो, और वो प्रसन्नता चेहरे से अभिव्यक्त हो रही है। ये इसका मतलब है। इसीलिए विधायिका ने बड़े सोच समझ के सेक्शन 280 लिखा है। साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां ये लिखी जा सकती हैं, और हम तो कई बार, एक दो बार लिखा भी चुके हैं कि नहीं लिखा जाएगा। ये चुप कैसे है, 5-5 मिनट 7-7 मिनट तुम खड़े हो, हम कुछ पूछ रहे हैं क्यों नहीं बता रहे? हम कहते ना अब तो ये लिखा जाएगा। इनसे 5 मिनट तक पूछते रहे और इन्होंने 5 मिनट बाद सोच कर उत्तर दिया, ये लिखो। ठीक है, तो 276 सेशन मामलों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये बताता है, और ये भी बताता है कि अगर अशुद्ध हो गया तो कैसे होगा। 279 ये बताएगा कि अगर वो भाषा जिसमें साक्षी ने साक्ष्य दिया नहीं समझ में आ रही है किसे, अभियुक्त को या उसके वकील को, तो भाषांतर ये दिया जाएगा। तो 276 277 जब वहां पहुंचेंगे तो उसको फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन मोटा मोटा यहां देख लेंगे, क्योंकि यहां सेशन मामले में एविडेंस की रिकॉर्डिंग, इस पर हम लोग आ गए। तो यहां कहता है कि ऐसी नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। ऐसा सब साक्ष्य लिया जाएगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। अब इस लाइन को डिकोड करना पड़ेगा। एक बड़ी सामान्य सी भाषा नजर आ रही कि ऐसा सब साक्ष्य लिया जाएगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तो क्या अभियोजन स्वतंत्र है कि अभियोजन जो चाहे तो साक्ष्य प्रस्तुत करे और जो चाहे तो साक्ष्य प्रस्तुत न करे? भाई ऐसा सब साक्ष्य लिया जाएगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तो इस लाइन का एक अर्थ यह भी निकल आता है कि अभियोजन की स्वीट विल है, वो जो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे वो पेश करे, और जो प्रस्तुत न करना चाहे वो पेश न करे। और अभियोजन ने अगर प्रस्तुत कर दिया तो फिर न्यायाधीश को लेना ही पड़ेगा। यह भी इसका मतलब निकलता है, ऐसा सब साक्ष्य लिया जाएगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तो 2 किलो रद्दी हमने अपने घर की निकाली और अभियोजन के समर्थन में पेश कर दी, ठीक है, तो क्या वो ली जाएगी? नो, ऐसा सब साक्ष्य लिया जाएगा। साक्ष्य की डेफिनेशन में आनी चाहिए पहले तो वो। हाँ, अगर साक्ष्य की डेफिनेशन में आ गई तो लेनी पड़ेगी, तो लेंगे आप, तो मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या अभियोजन ऐसा सब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो क्या अभियोजन को विवश किया जाएगा कि वो सब साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे प्रस्तुत करने की उसने प्रस्थापना की थी? ठीक है ना, ऐसा सब साक्ष्य लिया जाएगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तो प्रस्थापना तो पहले ही कर चुका, ठीक है, कि इस साक्ष्य से हम साबित करेंगे। तो जिस जिस साक्ष्य की प्रस्थापना कर दी थी और वो पेश कर रहा है तो लिया जाएगा। अगर उस साक्ष्य की प्रस्थापना नहीं की और पेश कर रहा है तो क्या नहीं लिया जाएगा? और उसमें से कोई छोड़ना चाह रहा है जो उसने प्रस्थापित किया था, तो छोड़ पाएगा या नहीं? ठीक है, ये बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं और इन सवालों के जवाब चाहिए होंगे। तो जो निर्धारित होकर आया है वो निर्धारित होकर यह है कि अगर कोई मटेरियल विटनेस है, अगर कोई मटेरियल विटनेस है तो सिर्फ इसलिए कि वो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ बोलेगा, ऐसी संभावना है। अगर प्रोसिक्यूशन उसे पेश नहीं करता तो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ न्यायालय
उपधारणा बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 114 एविडेंस एक्ट वो ये कहती है कि अगर कोई काम, ठीक है ना, जैसे होता है, 114 पूरा आता है ना, वो तो दृष्टांत आगे दिए, उसका पहले 114 सेक्शन है, वो कहता है कि घटनाओं के घटने का जो स्वाभाविक अनुक्रम है, ये मानवीय व्यवहार और आचरण जिस ढंग से चलता है, उस सबको न्यायालय उद्धारित कर सकता है। तो एक साक्षी जो कि प्रस्तुत होना चाहिए था, आपने प्रस्तुत नहीं किया, तो क्या मान लें हम, क्यों नहीं प्रस्तुत किया? आपके खिलाफ बोलता इसीलिए प्रस्तुत नहीं किया। तो आपके खिलाफ बोलता तो झूठी बोलता, ये कहां, ये कैसे है? हो सकता वो आपके खिलाफ बोलता, लेकिन वो जो बोलता वही सच होता, ठीक है, वो जो बोलता वही सच होता। तो कायदा तो ये कहता था कि आप प्रस्तुत कर दीजिए, और जैसे आप जब प्रस्तुत करते हैं और साक्षी आपके पक्ष में बोलता है, तो प्रतिपरीक्षा के माध्यम से बचाव पक्ष उससे सच्चाई निकालता है, वैसे ही आप प्रस्तुत कर दो। अगर आपकी खिलाफत करेगा और सच्चे आप हो तो प्रतिपरीक्षा से आप निकाल लो, लेकिन आपने प्रस्तुत ही नहीं किया, इसका मतलब सच वो बोलने वाला था और आपने प्रस्तुत नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे कचहरी में जब बहस होती है फाइनल, तो वकील लोग ये सवाल उठाते हैं कि साहब ये विटनेस था, ये प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया, ठीक है ना, ताकि प्रोसिक्यूशन के खिलाफ इन्फरेंस जाए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन को यह सूचना मिल रही है कि कोई व्यक्ति आएगा और उसके खिलाफत ही करेगा, तो भी प्रोसिक्यूशन उसे प्रस्तुत करने के लिए विवश है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो भी है कि गुणवत्ता देखी जाएगी, ठीक है, दोनों ही बातें हैं, और दोनों के बीच रास्ता निकाला जाएगा, और यह देखा जाएगा कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जैसे वादी ने ये एप्लीकेशन दे दी कि साहब ये मिल गए, गांव में हमने 20 बार देखा कि ये मुलजिमों के साथ ही घूमते हैं, अब ठीक है, क्रेडिबल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नहीं पेश कर रहा इन्हें। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो हमें प्रस्तुत करना ही चाहिए, और हम करते हैं। हम सारे आई विटनेस बुला लेते हैं, और विशेषकर वो तो जरूरी बुला लेते हैं जो मौके पर उपस्थित होना कहते हैं और उनके परिवार के नहीं है, उन्हें जरूर बुला लेंगे। ज्यादा ज्यादा हॉस्टाइली तो हो जाएंगे, हो जाने दो, हमारे पास भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, हम कर लेंगे, ठीक है। ये बात तो नहीं आएगी कि हमने प्रस्तुत नहीं किया, कर दिया हमने, ठीक है। तो और ये इसलिए क्योंकि लोक अभियोजक ये पुलिस का वकील नहीं है, उससे अपेक्षा ये है कि वो न्याय में सहायता करे। अभियुक्त दोषी ने हम कहा अरे भाई मेरी कोई दुश्मनी है उससे अपराध किया तो हम सजा दिलाएंगे, नहीं किया तो छूटे। तो इसलिए कहता है ऐसी नियत तारीख पर ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। अगर साक्ष्य की परिभाषा में आता है और अभियोजन के समर्थन में पेश किया गया तो सब साक्ष्य लेगा, अभियोजन पेश ही ना करे, ठीक है। तो न्यायालय ये चुपचाप बैठकर देखेगा नहीं। जब हम लोग 311 जो पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन है नए में बदल गया होगा बीएनएसएस में, वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे तो न्यायालय एक्टिव रोल निभाएगा, और ऐसे विटनेस को जिसे परीक्षित होना चाहिए किसी मामले के समुचित न्याय निर्णय के लिए, उसे एज ए न्यायालयीन साक्षी, कोर्ट विटनेस, जिसे कचहरी की भाषा में कहते हैं पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस, डीडब्ल्यू डिफेंस विटनेस, सीडब्ल्यू कोर्ट विटनेस, इस रूप में आहूत कर देगा। और चूंकि वो कोर्ट विटनेस होगा और कोर्ट राज्य का प्रतिनिधि है, ठीक है, तो उसका साक्ष्य भी हम ही कराएंगे क्योंकि राज्य की ओर से वकील हम ही हैं, ठीक है। तो कोर्ट विटनेस की भी परीक्षा प्रोसिक्यूशन विटनेस की तौर पर ही लोक अभियोजक कराता है, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं माना जाएगा, वो कोर्ट का विटनेस माना जाएगा, और उससे प्रतिपरीक्षा का हक ये भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका कहता है अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। अब ये नया
ठीक है, आ गया कि परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है। तो थ्रू वीसी आजकल हमारी कोर्ट में तो खूब ही हो रही है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम तो खूब ही लिखा रहे हैं। ठीक है, तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, कहता किसी लोक सेवक का श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य। इधर अंग्रेजी देखें, कहते द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट सा है, बात स्पष्ट नहीं हो रही है। ठीक है ना, अंग्रेजी में ज्यादा क्लियर है कि लोक सेवक इसका साक्ष्य तो लिखा जा सकता है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। और अब यही आने वाले दिनों में होगा यही कि सारे लोक सेवकों का साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही होगा। लगभग शुरुआत हो चुकी है। हमारी कोर्ट में तो सीधे कह रहे हैं कि आईओ, डॉक्टर, एफआईआर लेखक इन्हें बुलाइए नहीं, इनका वीसी से कराइए। ठीक है, तो कालांतर में धीमे धीमे यही स्थिति आने वाली है। आगे कहता है, न्यायाधीश स्वविवेकानुसार किसी साक्षी की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। साक्षी की मुख्य परीक्षा हो गई, लेकिन प्रतिपरीक्षा हो साक्षी की, इससे पहले अगर न्यायालय को उचित लग रहा है तो उसकी प्रतिपरीक्षा स्थगित करके किसी अन्य को भी बुला लेगा, पहले उसकी हो जाए। क्योंकि मानिए साक्षी ने ये कहा कि साहब जहर देके मारा गया, और डॉक्टर ये कहता है कि नहीं फांसी लगाई, तो इस तथ्य के साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराई जाए, इससे पहले डॉक्टर के साक्षी का परिसाक्ष्य लिख लिया जाए, ताकि दोनों वर्जन आ जाए और दोनों के संबंध में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिल जाए। ठीक है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन उस लाइट में हो जाए, बार बार बुलाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जैसे किसी साक्षी ने कोई कथन किए, उसकी प्रतिपरीक्षा हो, ठीक है, इससे पहले विवेचक को बुला लिया जाए, क्योंकि उसके कथन विवेचना के दौरान अभिलिखित तो विवेचक ने ही किए, तो कई बार ये समुचित हो सकता है, ये जरूरत हो, कोई पर्टिकुलर उदाहरण मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कई बार समुचित हो सकता है कि एक साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन रोक दिया जाए, पहले किसी अन्य का साक्ष्य ले लिया जाए, इसकी जरूरत हो सकती है ट्रायल में। तो यह हक न्यायाधीश को रहेगा कि वो चाहे तो किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित होने के पश्चात उसकी प्रतिपरीक्षा को स्थगित कर दे, और किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य पहले अभिलिखित होने की अपेक्षा करे और उसके बाद उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा ये कराए। और जिनकी प्रतिपरीक्षा हो चुकी है उन्हें भी पुनः, ठीक है, आगे फर्दर साक्ष्य के लिए बुला ले, अतिरिक्त क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला ले, यह भी संभव है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो समझने लायक हो। ठीक है, अब इसके बाद एक सेक्शन यहीं पर समझ लेना चाहिए, हालांकि जब वो आगे आएगा तब भी बात करेंगे उस पर। यहीं पर अगर लोक अभियोजक चाहे तो अपनी बहस ये न्यायालय को दे सकता है यहीं पर, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे कहा उसमें जांचों और विचारणों के संबंध में साधारण उपबंध, यानी पिछली सीआरपीसी में 300 से लेकर के 327 तक, तो एक सेक्शन आएगा 314, पिछली सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, 314 नई बीएनएसएस में कुछ और हो गई होगी। अब उस सेक्शन को जब देखेंगे तो वहां यह लिखा है कि जैसे ही किसी पक्ष का साक्ष्य खत्म होगा वैसे ही वो पक्ष लिखित बहस ये प्रस्तुत कर सकता है। यहां पर अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो गया, ठीक है ना, यहां पर अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो चुका है, और लिखित बहस ये
कैसे प्रस्तुत की जाएगी यह भी वहां लिखा है 314 में। कहता कंसाइज फॉर्म में, यानी संक्षेप में आप अपनी बात को लिखेंगे कि फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, इसमें ये है, इसमें डायरेक्ट एविडेंस है, ये ऐसे गिराए, और अपनी लिखित बहस यहीं पर दे सकेगा ताकि न्यायालय को ये समझने में आसानी हो कि जो एविडेंस आया, अभियोजन साक्ष्य तो खत्म हो गया ना भाई, अभियोजन को अब कुछ नहीं देना, जो कुछ होना है सब हो गया, समर्थन में सब साक्ष्य आ गया, जो अभियोजन के समर्थन में पेश करना था सब आ गया, और यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। हमसे कहा जाता है कि लिखिए अब आपको, तो हम लिखते हैं श्रीमान जी अब इस स्तर पर कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है, और यहीं पर हमारे पास राइट होता है कि हम चाहे तो लिखित बहस प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखित बहस कंसाइज फॉर्म में, ताकि हम न्यायालय को ये अगले सेक्शन की जो कार्यवाही है इसके लिए समर्थ बना सके। ठीक अगले सेक्शन में क्या लिखा है? दोष मुक्ति। आज तक 25 साल के वकालत के जीवन में हमने इस सेक्शन में दोष मुक्ति होते देखी नहीं है और ना होती है, लेकिन इस सेक्शन से विधायी मंशा ये जाहिर होती है कि विधायिका की मंशा किस ओर है। विधायी मंशा इस ओर है कि विचारण जल्द से जल्द खत्म हो और अभियुक्त को इस झंझट से जल्द मुक्ति मिले, ये इस ओर है विधायी मंशा। पहले कहा उन्मोचन कर देंगे, ठीक है ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर नहीं बनना छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, दोषी होने का अभिभावक अगर आप कर रहे हो तो वहीं खत्म मामला, ठीक है। नहीं आया तो अब यहां आ रहे हैं, हर जगह जल्द से जल्द अभियुक्त को सुविधा मिले, यह है विधायी मंशा। यहां यह चीज क्लियर होती है। तो 314 में कंसाइज फॉर्म में अभियोग, क्योंकि वो क्या है, जांचों और विचारणों को लागू होने वाले साधारण उपबंध, उसका नाम क्या है, इसका मतलब वो प्रत्येक जांच और विचारणों को लागू होंगे। और वहां लिखा है कि प्रत्येक पक्ष अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात लिखित बहस ये कंसाइज फॉर्म में दाखिल कर सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आगे कहता है यदि संबद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने, ठीक है, और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। ठीक है, एक मिनट, 314 जरा, 314 के लिए वर्तमान सेक्शन कौन सा हो गया है? 314, 23, 27, 337 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 352 है? अच्छा, जरा देख लें इसे। 352 कहता कार्रवाई का कोई पक्षकार अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथाशक्य, बस इतना ही पढ़ेंगे, बस स्टेजिए में देखनी थी और कुछ नहीं। यानी साक्ष्य जैसे ही अभियोजन का खत्म हुआ वैसे ही वो अपनी लिखित बहस दे सकता है, और इसके बाद अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, ठीक है ना। क्यों? ताकि अभियुक्त का पक्ष यह समझ लिया जाए, भाई अभियोजन का समझ साक्ष्य आ गया, अभियुक्त को हम मजबूर नहीं कर सकते अनुच्छेद 20 के कारण कि वो स्वयं को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत करे, और अभियोजन ने जो साक्ष्य दिया है उसमें उसके विरुद्ध जो परिस्थितियां आई हैं उनका स्पष्टीकरण दे। इसके लिए हम उसे विवश तो कर नहीं पाएंगे। तो एक प्रोसीजर ये रखा गया कि अभियुक्त की परीक्षा ये हम करेंगे, और उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। जब हम लोग पढ़ेंगे 352 तो देखेंगे, वो 313 तब देखेंगे कि उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी, वो साक्षी भी नहीं होगा, लेकिन उससे अभियोजन साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण ये मांगा जाएगा, और वो स्पष्टीकरण जो देगा उसे विचार में लिया जा सकता है। यद्यपि उसके आधार पर दोषसिद्धि और दोषमुक्ति नहीं होगी, वो अभियोजन साक्ष्य के आधार पर ही होगी। तो यहां अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो गया, अभियोजन ने अपनी लिखित बहस दे दी, और फिर अभियुक्त का स्पष्टीकरण अंतर्गत 313 या अभियुक्त की परीक्षा ये करके प्राप्त किया जाएगा। और उसके उपरांत
दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर फिर देंगे। कहता है यदि संबद्ध विषय में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। यदि इस बात का साक्ष्य नहीं है, ये शब्द कहा है उसने, इफ देयर इज नो एविडेंस, ये कहा है, ये नहीं कहा कि कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। नो, विश्वसनीय नहीं देखेंगे। अगर इसका मतलब यह हुआ कि अभियोजन ने जितना साक्ष्य दिया कानून की नजर में वो एविडेंस है ही नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या तो उसे टोटली अग्राह्य घोषित करता है किसी भी कारण से, वो विशेषाधिकृत संसूचना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, या उसे ग्राह्य करने से पहले जिन अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने की आवश्यकता भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अपेक्षित की है वो कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई, या वो हियरस कोर्ट का है या किसी अन्य कारण से वो विदिता अग्राह्य हो गया है। इफ देयर इज नो एविडेंस, यहां पर नो एविडेंस का अर्थ यही लेंगे। अभियोजन ने समझ साक्ष्य दे दिया, हमने स्पष्टीकरण मांग लिया अभियुक्त का, इसलिए कि हो सकता है हमें समझने में कोई भूल हो जाए, तो अभियुक्त का हित चूंकि इन्वॉल्व होगा तो अभियुक्त इस संबंध में अधिक अच्छी बात करेगा और अधिक अच्छे ढंग से बोलेगा। तो अगर उसने उसका स्पष्टीकरण भी हमने ले लिया और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर भी दे दिया, फिर हमारा यह विचार बनता है कि देयर इज नो एविडेंस, तो फिर आगे ट्रायल क्यों चलाएं भाई, जरूरत ही क्या बची। यहीं पर दोष मुक्ति का आदेश और यहां पर दोष मुक्ति ही होगी, निर्णय नहीं होगा, क्योंकि नो एविडेंस। निर्णय की बात ही कहां है भाई, निर्णय की बात ही कहां है, निर्णय तो ऑलरेडी घोषित है। इफ देयर इज नो एविडेंस तो दोष मुक्ति ही होगी, एक्विटल ही होगा, फिर वहां निर्णय की संभावना ही कहां है। तो क्या होगा, दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित कर देगा। हमने 25 साल के वकालत के जीवन में एक भी बार दोष मुक्ति का आदेश यहां पर अभिलिखित होते नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है बिरले कोई ऐसा मामला आए जिसमें यहां पर भी दोष मुक्ति अभिलिखित हो जाए, और यहां इस सेक्शन से केवल एक बात तो तय हो जाती है कि विधायिका इस ढंग से प्रक्रिया को बनाना चाहती है कि जल्द से जल्द व्यक्ति के, अगर व्यक्ति निर्दोष है तो उसके माथे से ये स्टिग्मा हटना ही चाहिए। विधायिका इस मंशा की दिखाई देती है और उन्होंने कहा कि दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित किया जाएगा। अगर यहां पर नहीं हुआ तो अभियुक्त की परीक्षा तो हो गई, अभियुक्त की परीक्षा होने के बाद ही ये स्थिति आएगी ना, यह तो दोष मुक्ति, और दोष मुक्ति नहीं हुई तो प्रतिरक्षा, अब डिफेंस प्रारंभ होगा। और चूंकि हमने कहा ना कि पूरी, ठीक है, 25 साल के वकालत जीवन में हमने यहां पर दोष मुक्ति देखी ही नहीं, ऐसा बिरला मामला आया ही नहीं जिसमें यहां पर दोष मुक्ति हो गई हो। इसलिए इन 25 साल के वकालत के जीवन में हमेशा यहां से हमने प्रतिरक्षा ही देखी है, ठीक है ना। 313 के बाद हमेशा डिफेंस यही शुरू होता है। अगर डिफेंस में एविडेंस वो देना चाहते हैं तो देते हैं, और डिफेंस में एविडेंस नहीं देना चाहते तो फिर मसला बहस पर जाता है, ठीक है ना। और इस बहस में और 314 की बहस में क्या फर्क है भाई, यहां भी तो प्रतिरक्षा का साक्ष्य और उसके बाद, ठीक है, आपका कह रहा है 257 में बहस, ठीक है ना, फिर बहस आ रही, और क्योंकि वहां हक दिया है कि प्रत्येक पक्ष का मतलब तो प्रत्येक पक्ष हुआ, अभियोजन और डिफेंस दोनों हुआ। तो अभियोजन अगर चाहे तो अपने, हालांकि करता कोई नहीं, हमने भी आज तक नहीं किया, तो अभियोजन लेकिन अपने पक्ष की समाप्ति के बाद लिखित बहस फाइल करना चाहे तो कर सकता है, और यहां भी डिफेंस भी कर सकता है। लेकिन चूंकि बहस का जनरल प्रोविजन यहां मौजूद रहता है, इसलिए वो सॉरी यहां पर स्पेशल प्रोविजन बहस का मौजूद है, और वो क्या, जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, वो साधारण है और ये स्पेशल है। तो स्पेशल हमेशा प्रीवेल कर जाता है, इसलिए न तो अभियोजन कभी फाइल करता है यहां पर बहस, और न कभी
डिफेंस फाइल करता है, लेकिन अगर चाहे तो कर सकता है। और उसके बाद भी वो लिखित है। और यहां बहस कहता है, यहां बहस कैसे होगी, यहां कहता है कि जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की यदि कोई हो, परीक्षा समाप्त हो जाती है, प्रतिरक्षा की डिफेंस खत्म हो जाएगा, तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा, यानी ओरली करेगा। और वहां कहती है लिखित बहस, वहां कहती है लिखित, यानी विधायिका हर तरह से कोशिश कर रही है निष्पक्ष विचारण को। दोनों पक्षों को लिखित बहस फाइल करने का हक है अपने अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, ठीक है ना। और ओरल भी बहस होगी, क्योंकि अभियोजक मामले का उपसंहार करेगा, ठीक है, और अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उत्तर देने का हकदार होगा। ये ओरली होगा। परंतु जहां अभियुक्त या उसका अधिवक्ता कोई विधि प्रश्न उठाता है, कोई लीगल सवाल उठाता है, तो लोक अभियोजक का उस लीगल प्रश्न पर उत्तर देने का हक होगा, ठीक है ना। ये ओरल बहस हुई। लेकिन विधायिका लिखित बहस ये दाखिल करने का स्टैट्यूटरी राइट दोनों पक्षों को दे रही है, इसलिए ताकि निष्पक्षता ये बनी रहे, ठीक है ना। तो ये आपका डिफेंस, अच्छा, डिफेंस में अभियुक्त की परीक्षा के उपरांत मामला शुरू होगा। और कहता जहां अभियुक्त धारा 255 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता, वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में हो उसे पेश करे। आपके, ठीक है, आपके पास जो साक्ष्य हो प्रस्तुत करें। और यदि अभियुक्त को लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश अभिलेख में फाइल करेगा, यानी रिटर्न स्टेटमेंट ये भी दिया जा सकता है, किसमें, प्रतिरक्षा में, डिफेंस में। और देते हैं लोग, वहां खूब देते हैं, ठीक है, डिफेंस में लिखित पूरा लिख करके, तो वो भी दिया जा सकता है। और 3 कहता है यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है, तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा। वहां क्या था, कर सकता है, यहां था है करेगा, क्योंकि अभियोजन समर्थ होता है। अभियुक्त की स्थिति दयनीय होती है, इसलिए यहां जारी करेगा, यहां कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। हां, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। तो आगे कहता है परंतु करेगा, यानी जारी करेगा जब तक कि उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया। यानी न्यायाधीश नॉर्मली आदेश का जारी करेगा। 3 ही स्थितियां जब न्यायाधीश का यह विचार है कि एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए फाइल की गई कि विलंब किया जाए, तंग किया जाए दूसरे पक्ष को, यह न्याय के उद्देश्यों को विफल किया जाए। अगर यह विचार है न्यायाधीश का, तो वो आदेशिका जारी करने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन उसे अपने कारण लेखबद्ध करने होंगे, ताकि इसकी अपील तो नहीं होगी, लेकिन रिवीजन अगर होता है, क्योंकि ये अंतर्वर्ती भी नहीं है, मध्यवर्ती तो कम से कम है ही, तो अगर इसका रिवीजन होता है तो न्यायालय ये देख सके कि आपने इनकार पर्याप्त आधारों पर किया या नहीं। लेकिन हां, नॉर्मली आपको जारी करना होगा, और आप जिसे जारी करेंगे वो आएगा, और साक्ष्य के अभिलेखन की विधि वही रहेगी जो नॉर्मली रहती है। फिर प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद आपके पास हक है कि आप चाहो तो लिखित बहस 314 के हिसाब से प्रस्तुत कर लो, लेकिन क्योंकि यहां स्पेशल प्रोविजन मौजूद रहता है इसलिए कोई भी पक्ष करता नहीं है, और वो कोई मैंडेटरी है नहीं, वो आपका हक है, चाहे अवेल करो चाहे मत करो, कोई नहीं करता, ठीक है। तो आपका ये यहां पर बहस हो जाएगी, और फिर निर्णय दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का जो भी होगा, इस पर कल बात करेंगे। देखिए